आज मैं व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत फूड प्रिजर्वेशन में द्वितीय प्रश्न पत्र सूक्ष्म जीव विज्ञान शुरू करने जा रहा हूं। मैं आपको सूक्ष्म जीव के बारे में पहले बताऊंगा। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जिन्हें हम आसानी से अपनी आंखों से न देख सकें, अर्थात द एनिमल और द प्लांट विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, ये हैं सूक्ष्म जीव। इनके अंतर्गत नंबर 1 कवक, नंबर 2 शैवाल, नंबर 3 जीवाणु, नंबर 4 विषाणु और नंबर 5 माइकोप्लाज्मा आते हैं। अब मैं इन्हें क्रम से थोड़ा थोड़ा आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 है कवक, जिसे आप फंजाई कहते हैं। कवक की विशेषता क्या होती है? कवक एक जड़ तना पत्ती विहीन पादप होता है, अर्थात यह सुकायक या थैलस होता है। इसके शरीर से जड़ तना और पत्ती विहीनित नहीं होती। आप देख करके उन्हें नहीं बता सकते कि यह एक पादप है, जबकि कवक एक पादप है। दूसरी चीज, इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल या पर्णहरिम का अभाव होता है। क्लोरोफिल न होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये अधिकांशतः एक कोशिकी या यूनिसेलुलर होते हैं। कवक अपना भोजन न बना पाने के कारण परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब यह अपना पोषण दूसरे पर आश्रित रह करके प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब इस पोषण के आधार पर कवक के दो रूप हो सकते हैं, या कवक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मृत जीवी, जिन्हें अंग्रेजी में सैप्रोफाइट कहा जाता है, और दूसरा है परजीवी, जिन्हें अंग्रेजी में पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट, PARASITES, पैरासाइट्स। अब मैं आपको मृतजीवी कवकों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मृतजीवी कवक क्या हैं? अर्थात ऐसे कवक जो अपना पोषण सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ऐसे कवक सैप्रोफाइट या मृतजीवी या मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता, जैसे आपका हो गया, यहाँ पर हमने लिखा था राइजोपस, यह आपके कोर्स में है राइजोपस। तो राइजोपस और कुकुरमुत्ता जैसे कवक मृतजीवी कवक कहलाते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों पर, सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, परपोषी होते हैं, लेकिन दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। और दूसरा कवक होता है परजीवी कवक। परजीवी अर्थात दूसरे जीव पर ही अपना आक्रमण करते हैं और अपना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, और इसलिए इनको परजीवी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें हानि पहुंचाते हैं। जैसे मैं बता दूं कुछ कवकों के बारे में, कि आपने सुना होगा कि गेहूं का जो पौधा है, उस गेहूं के पौधे में उसकी पत्तियां झुलस गई, काला काला, कभी कभी ब्राउन ब्राउन पैचेज बन जाते हैं। और कभी कभी आपने सुना होगा गेहूं का काला कीट रोग, कि गेहूं की पूरी बाली होती है, उसमें काले 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 भूरे भूरे बन जाते हैं। वो फंगस के कारण होता है। उसकी कई जातियां हैं, जैसे पक्सिनिया। गेहूं में ये जो आपका पैरासाइट, गेहूं में एक रोग होता है, जिसे आप जिस फंगस के द्वारा होता है पक्सिनिया कीट रोग, वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटसाई, इसका पूरा नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटसाई। और ये फंगस आपके गेहूं की पत्तियों पर उगती है, गेहूं की बालियों पर उगती है। दूसरा है आपका यूरोमाइसेज। इसी तरह से आप देख लेंगे तो आप और भी देखेंगे, जैसे गन्ना। गन्ने में आप देखिए खड़ी है गन्ने की फसल ऐसे सीधी, जब आप गन्ने को तोड़ेंगे तो उस गन्ने के बीच में लाल रंग का आपको पैच दिखाई देगा, और इसीलिए गन्ना का स्वाद भी बदल जाता है। वो भी आपकी एक प्रकार की फंगस है, उसको बोलते हैं कोलेटोट्राइकम फुल्केटम। फिर से एक बार, कोलेटोट्राइकम फुल्केटम। ये फंगस के कारण ही खराब होता है। कवक, फंजाई, राइजोपस के बारे में मैं आपको विस्तृत बताने जा रहा हूँ। राइजोपस क्या है? राइजोपस एक मृतजीवी या मृतोपजीवी कवक है। अंग्रेजी में इसे सैप्रोफाइट्स कहते हैं। यह मृत कार्बनिक पदार्थों
मृत कार्बनिक पदार्थों या सड़े गले खाद्य पदार्थों पर उगती है। लकड़ी पर, किसी गाऊ डंग्स पर, गोबर की जो खादें होती हैं उस पर आदि पर ये उगती है। जैसे आप यहाँ पर देख लें, ब्रेड यानी रोटी। आप अगर रोटी को भिगो के रख दें तो उस रोटी के ऊपर आप देखेंगे पहले ये आपका सफ़ेद और बाद में हल्का सा हरा, फिर बाद में काला हो जाता है। ऐसी कवक दिखाई देती है। ऐसा आप देखते हैं कि रोटी में आपको एक स्पॉट या धब्बा सफ़ेद बाद में चल के हरा फिर काला दिखाई देगा। एक्चुअली इन्हें अगर आप सही रूप में देखें तो इसका एक सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करने पर पता चलता है कि ये आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। यानी कि आप ये ऐसे बाल की तरह जो नीचे रचना देखते हैं, एक प्रकार से ये राइजॉइड्स या जड़ की तरह रचना है, लेकिन ये जड़ नहीं होती। ये तना की तरह दिखाई देता है, एक सिलेंडर सी बॉडी, ये तना नहीं होता। और इसके ऊपर एक कैप्सूल की तरह दिखाई देता है, ऐसे पूरा गोल संरचना होती है, ऐसे गोल सा, जिसे आप स्पोरेंजिया या स्पोरेंजिया मदर सेल कहते हैं। इन्हीं के अंदर छोटे छोटे आपके स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये इसे आप 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है, इसको नंबर 1 पर रखिए राइजॉइड्स। नंबर 2 पर रखिए आप इसको स्टोलन। ये स्टोलन कहलाएगा। ये वाला जो पसरा हुआ भाग है, जो इससे सीधा ज़मीन पर या उसे रोटी पर या किसी चीज़ पर जो पसरा हुआ भाग है, इसको आप कह सकते हैं स्टोलन। जो थोड़ा सा उसके ऊपर सिलेंडर के रूप में गया है वो है स्पोरेंजियोफोर। इसी स्पोरेंजियोफोर के एपिकल पार्ट पर एकदम ऊपर गोल संरचना आपकी कैप्सूल की तरह दिखाई देगी बिल्कुल, और वही है आपका स्पोरेंजिया है। और इसी में छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूं। ये राइजॉइड्स का काम क्या है। राइजॉइड्स जो किसी भी आधार पर, जैसे ये रोटी है मान लीजिए, ये रोटी हो गई, तो इसके आधार पर इस रोटी पर ये ऐसे जो देख रहे हैं फैले हुए ये वाली रचना, ये इन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसे अवशोषित करते हैं। खाद्य पदार्थों को ये अवशोषित करने का काम करते हैं। और फिर इसके बाद तब ये अवशोषित करने के बाद इसकी बॉडी जो आप देख रहे हैं जड़, तना और पत्ती विहीन है शरीर, शुकायक शरीर है, थैलस है, तो इसकी बॉडी में पूरा ये इसका न्यूट्रिशन चला आता है। और बाद में जब ये मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो इसके ऊपर इस प्रकार की आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये भाग एक प्रकार से ये आपका स्पोरेंजिया बन जाती है, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। काम इसका क्या होता है, ये स्पोर्स जो होते हैं छोटे छोटे दाने के रूप में, यह अलैंगिक जनन में मदद करते हैं। अब हम आते हैं कि राइजोपस तो हो गया, इसका जनन कैसे होता है। जनन, राइजोपस में जनन यानी रिप्रोडक्शन जनन क्रिया। मैं आपको राइजोपस के जनन के बारे में बताऊंगा। जनन किसे कहते हैं। जनन अर्थात अपने ही समान संतान को उत्पन्न करना। जानते हैं आप, प्रत्येक जीव जंतु पौधे अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि कवक एक अविकसित पादप है, लेकिन फिर भी यह जनन क्रिया करती है। और इसमें जनन 3 प्रकार का होता है। पहला जनन है कायिक जनन। दूसरा जनन है अलैंगिक जनन। और तीसरा है इसमें लैंगिक जनन। अंग्रेजी में कायिक जनन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं पहले वाले को थोड़ा सा आपको बता दूं, कायिक जनन क्या होता है। थोड़ा सा कायिक जनन को बता दूंगा तो आप जान जाएंगे। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? आपको मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी अविकसित पौधों में या जंतुओं में आप देखेंगे कि अगर उसके शरीर के किसी भी भाग को आप काट दें, छाट दें, तोड़ दें, फोड़ दें, कुचल दें, और अगर उसी के समान उसी की जाति पैदा हो जाती है तो वो जनन आपका कायिक जनन होगा। वैसे तो बहुत हैं, कायिक जनन तो बहुत प्रकार से होते हैं, लेकिन आप मेन चीज़ ये जान लें कि बिना नर और मादा अंगों के मिले हुए अगर उन्हीं के शरीर को तोड़कर, फोड़कर, मरोड़कर, कुचलकर, या और भी उनके शरीर से अंगों का विकास है और टूटकर अलग हो जाता है और ऐसे पौधे विकसित होते हैं, तो इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहा जाता है। थोड़ा सा आपको अलैंगिक जनन के बारे में भी बता दूं। अलैंगिक जनन, ये अलैंगिक जनन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्यारे बच्चों, आपको बताया ये जो राइजोपस होता है, ये आप देखे होंगे ऊपर आपको एक ऐसे गोल संरचना बनाई गई होगी इस तरह से, ऐसे, और ये जो गोल संरचना आप देख रहे थे बनी हुई थी, इसमें इसको हमने कहा था कि इसे स्पोर कहते हैं, स्पोर्स, ये स्पोर्स है और इसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया है जिसे हम जीवाणुधानी के, बीजाणुधानी के रूप में जानते हैं, बीजाणुधानी, और ये है बीजाणु स्पोर्स। ये स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे ही मौसम अनुकूल होता है, अनुकूल होगा, इस अनुकूल मौसम में ये बीजाणुधानी जब फटती है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये है आपकी ये बीजाणुधानी फट गई और इसमें से जो ये स्पोर हैं ये बाहर निकल जाते हैं, स्पोर्स ऐसे बाहर निकल जाएंगे और प्रत्येक स्पोर्स जो आप देख रहे हैं जो बाहर निकलते हैं, इन स्पोर्स में थोड़ा सा हल्का सा वृद्धि होना शुरू हो जाती है और थोड़ा थोड़ा वृद्धि होने के बाद यही स्पोर्स बाद में चल करके ऐसे विकसित होने लगते हैं और फिर तो बाद में आप देख ही रहे थे कि दोबारा यह एक पादप का रूप पकड़ लेते हैं और इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी जो आपका ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स छिटक करके वातावरण में आ गया और फिर ये पौष्टिक तत्वों के उपस्थिति में जहाँ पर आपके मृत कार्बनिक पदार्थ हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ से ये पोषण प्राप्त करके वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद फिर से वो राइजोइड और स्टोलन, फिर ये आपका स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया बन जाते हैं। बाद में मैच्योर होने पर इसमें स्पोर बुना बनने लगते हैं। तो ये जिस प्रकार से स्पोर मदर सेल से स्पोर निकला और अपने ही समान दूसरा पैदा कर दिया पौधा, तो इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। और अब तीसरा थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूँगा। तीसरा विधि है आपकी है लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन जो होता है इसे अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि लैंगिक जनन क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो लैंगिक जनन विकसित जीवों में और विकसित पादपों में पाया जाता है, क्योंकि इस लैंगिक जनन का मतलब होता है विपरीत लिंग का होना। विपरीत लिंग अर्थात विपरीत लिंग से संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति। इसका मतलब हुआ कि एक आपका इसमें नर होना चाहिए तो दूसरा आपका इसमें मादा होना चाहिए। जब नर और मादा दोनों आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जो संतानें पैदा होती हैं तो उसे हम लैंगिक जनन कह सकते हैं। नर के भाग अलग होंगे, मादा के भाग अलग होंगे, तब संतानें होंगी, लेकिन ये संतान जो होगी वो भी आपके उसी के जाति की होंगी, यानी एक ही जाति की, जिस जाति का नर और मादा होगा उसी जाति की संतान होगी, वो लैंगिक जनन है। ये अपने ही समान। अब जैसे राइजोपस में लैंगिक जनन कैसे होगा? आपको पता है कि राइजोपस, जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, ये आपका राइजोइड है, राइजोइड, और इसको आपने स्टोलन कहा, स्टोलन, और ये है आपका स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, और इसको आपने कहा स्पोरेंजियम,
स्पोरेंजियम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे में आप नर और मादा को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे पौधे जो पूर्णतया विकसित नहीं हैं, उनमें नर और मादा जननांग अलग नहीं होते, लेकिन फिर भी इनमें आप ये चीज़ जो देख रहे हैं ना, ये वाली चीज़, ये जो देख रहे हैं जिससे ये पोषण प्राप्त करते हैं, इनको हम हाइफा, और जब ये कई हाइफा मिलते हैं तो इन्हें हम कहते हैं माइसीलियम। ये जो आप धागे की समान रचनाएं देख रहे हैं, ये वाला जिससे वो पोषण प्राप्त करता है, ये चीज़ें इनमें पाए जाते हैं माइसीलियम में हाइफा। और इन्हीं दो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने देखा एक ठो ऐसे, मान लीजिए एक ये है और ये दूसरा है, ये दूसरा, तो एक ही समान दो कोशिकाएं हैं और दोनों कोशिकाओं के अंदर ये आपका ही केंद्रक है। केंद्रक तो इसे कई हो सकते हैं एक कोशिका में, इसके अंदर भी मान लीजिए केंद्रक है। और जब ये दोनों कोशिकाएं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, दोनों आपस में मिले, एक को आप नर कह लीजिए, दूसरे को आप मादा मान लीजिए। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद इनकी दो क्रियाएं होती हैं। एक तो इनके अंदर जो ये द्रव्य भरा है, ये द्रव्य और ये द्रव्य आपस में एक दूसरे से संलयित होते हैं, और दूसरा इसका केंद्रक, दोनों के केंद्रक। तो जब एक केंद्रक दूसरे केंद्रक के संपर्क में आता है, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज होने के बाद एक द्विगुणित रचना यन के बाद एक 2n, यानी एक द्विगुणित रचना पैदा होती है। और इसी द्विगुणित रचना के द्वारा विकास करते करते नए पौधे प्राप्त हो जाते हैं। नहीं, भ्रूण होगा, उसके बाद नए पौधे बन जाएंगे। बच्चों, राइजोपस में लैंगिक जनन विशेषतया नहीं पाया जाता है, यह आप पहले से सुन लो। राइजोपस में लैंगिक जनन न के बराबर होता है, नहीं पाया जाता। अब मैं आपको राइजोपस के अंतिम रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ, जिसे आप लैंगिक जनन कहते हैं। ये लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसे जनन में नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है, लेकिन आप जानते हैं कि राइजोपस में नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। फिर भी आपको मैं बता दूं कि उनके दो हाइफी या दो माइसीलियम, एक माइसीलियम दूसरे के समान होता है, दूसरा यहाँ होता है, और दोनों माइसीलियम में से एक को आप प्लस मान लो, दूसरे को आप माइनस मान लो। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के बाद और करीब जब हो गए तो उसके बाद ये दोनों आपस में जब जुटते हैं तो दोनों के जो बाहरी भाग होते हैं, जिसकी एपिडर्मिस कहते हैं आप, एक वाल होता है आपका ईपी वाला भाग, बाह्य त्वचा, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और संपर्क में आने के बाद इनमें एक प्रकार का रसायन स्रावित होता है, और जिसके कारण से इन दोनों की त्वचा के बीच में एक गैप बन जाता है, और उस गैप के कारण अब एक माइसीलियम का दूसरे माइसीलियम से अंदर के भागों का संपर्क हो जाता है। और ऐसा संपर्क जब होता है, यानी कि दोनों के अंदर का संपर्क जब होता है तो दोनों मिल जाते हैं जब, तो अब यह अगुणित रचना, जब तक यह दोनों अलग हैं हाइफी या माइसीलियम, दोनों ही अलग अलग अगुणित कहलाते हैं। अगुणित, जब तक ये दोनों अलग हैं अगुणित हैं, और जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, दोनों के मिलने के बाद इनके आपस में केंद्रकों का मिलन होता है, और ये मिलने के बाद द्विगुणित बन जाते हैं। यहाँ पर देखा 2n लिखा हुआ है, द्विगुणित बन जाते हैं। और यही द्विगुणित रचना जैसे जाइगोट कहलाती है, जाइगोट, बाद में चल करके ये आपकी द्विगुणित रचना यानी जाइगोट जाइगोस्पोर में बदल जाता है। इसे जाइगोस्पोर भी कहा जाता है। ये स्पोर का रूप जब पकड़ता है तो जाइगोस्पोर बन जाता है, और यही जाइगोस्पोर बाद में विकसित होता है उपयुक्त कंडीशन माने के बाद। और ये जब विकसित होता है तो इसमें से माइसीलियम की तरह एक रचना बनती है। जैसे राइजोपस का एक शुरुआत होता है, एक शुरुआत सी रचना बनती है जिसे हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं। यही प्रोमाइसीलियम
कुछ समय पश्चात पुनः आपके एक विकसित राइजोपस पौधे की भांति हो जाता है। और इस राइजोपस पौधे को जैसे आप शुरू में देखे होंगे, एक रूप दिया गया था कि इसमें ये आपका फिर ये आपके राइजोइड्स, ये राइजोइड्स थे, ये स्टोलन था, ये आपके राइजोफोर था, और ये आपकी स्पोरेंजियोफोर, और ये है आपकी है स्पोरेंजिया, और ये हो गए आपके स्पोर। यानी कि ये आपके प्रोमाइसिलियम विकसित होकर के पुनः एक मैच्योर या प्रौढ़ राइजोपस का निर्माण करते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ राइजोपस। प्यारे बच्चों, आप तो जानते हो कि राइजोपस किस प्रकार का कवक है। राइजोपस जड़ तनाव पत्ती विहीन और मैंने कहा सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी कवक है। यह रोटी पर, अचार पर, मुरब्बा पर, जैम पर, जेली पर उगता है और उसके रंग, रूप, स्वाद, गंध और पौष्टिकता को नष्ट कर डालता है। तो इसका हानिकारक प्रभाव ज़्यादा है। यह अचार को खराब करता है, यह मुरब्बा को खराब करता है, यह रोटी को खराब करता है, यह डबल रोटी को खराब करता है, यह जैम को खराब कर देता है, यह जेली को खराब कर देता है। उसमें रंग, रूप, स्वाद तथा उसकी पौष्टिकता, रंग, रूप, स्वाद और पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। अर्थात राइजोपस न केवल इनके रंग, रूप, स्वाद और पौष्टिकता को खराब करता है, अपितु आपके स्वास्थ्य को भी खराब करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का आप ध्यान रखो कि कोई भी कवक है उसका हानिकारक प्रभाव ज़्यादा है और लाभदायक प्रभाव कम है। आज इतना ही, धन्यवाद।